नाज़रीन आदाब, मैं हुसैना टीवी न्यूज में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। 4 जून से होगा नवमुंतखब लोकसभा का पहला सेशन, मोदी काबीना की सिफारिश। स्मृति ईरानी ने तालीमी लियाकत तनाज़े पर तोड़ी चुप्पी, कहा मुझे मेरे काम से परखा जाए। मरकजी काबीना ने पोलावरम प्रोजेक्ट ऑर्डिनेंस को दी मंजूरी, तेलंगाना में एहतजाज जारी। गुजरात के ऑर्जिट टावर नामी टेक्सटाइल मार्केट में लगी भयानक आग, अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं, बड़े माली नुकसान का अंदेशा। नाज़रीन ये थी सुर्खियां, अब खबरें तफसील से। नवमुंतखब लोकसभा का पहला इजलास 4 जून से शुरू होगा। 9 जून को सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। मरकजी काबीना की आज हुई मीटिंग में पार्लियामेंट सेशन की तारीखों को कतियत दी गई। बताया जाता है कि आज की काबीनी मीटिंग में कई दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। मीटिंग के बाद वजीर पार्लिमानी उमूर एम वेंकैया नायडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। वेंकैया नायडू ने बताया कि वजीर आजम मोदी ने तमाम वज़रा को देरीना हल के लिए तलब के मसाइल के आजिलाना हल पर जोर दिया। साथ ही वजीर आजम ने काबीनी वज़रा को अपने वज़राए ममलिकत को भरोसे में लेने का भी मशवरा दिया है। वेंकैया नायडू के मुताबिक वजीर आजम ने काबीनी अरकान को पहले 100 दिन का एजेंडा तरतीब देने की भी हिदायत दी है। 16वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होगा। 4 और 5 को शपथ ग्रहण होगा। 6 तारीख को माननीय सभापति जी का चुनाव होगा। 7 और 8 शनिवार और रविवार है और 10-11 को राष्ट्रपति जी का अभिभाषण के बारे में चर्चा होगा। 9 तारीख को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और 10 और 11 को राष्ट्रपति अभिभाषण के ऊपर चर्चा होगा और अंत में प्रधानमंत्री जी दोनों सदनों में चर्चा का समाधान देंगे। जरूरत पड़े तो समय की स्थिति के अनुसार एक दिन बढ़ाना क्या करना हम लोग तय करेंगे स्थिति के अनुसार। ये आज का कैबिनेट का निर्णय है और साथ ही साथ हमने कल राष्ट्रपति महोदय से मिला और उनका अवगत कराया जो प्रोसीजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। गोया नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में बनारस लोकसभा हलके की नुमाइंदगी करेंगे। वाज़ेह है कि नरेंद्र मोदी ने वडोदरा और बनारस लोकसभा हलकों से चुनाव लड़ा था और दोनों मकामात पर जीत हासिल की थी। वजीर फरोग इंसानी वसाइल स्मृति ईरानी ने तालीमी लियाकत पर अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा है कि उनकी तालीमी लियाकत पर बेसबब तनाजा खड़ा किया जा रहा है और हालात पेचीदा किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सब सिर्फ उनकी तवज्जो काम से हटाने के मकसद से किया जा रहा है। स्मृति ईरानी का कहना है कि उनकी सलाहियतों को उनके काम की बुनियाद की कसौटी पर कस के देखा जाना चाहिए। कि ये सारा विषय इसलिए शायद बनाया गया है ताकि मेरा ध्यान मेरे काम से दूर हट सके। मैंने आज तक मेरे संगठन में जो भी असाइनमेंट पाया वो इसलिए पाया क्योंकि कहीं न कहीं मेरे संगठन ने ये परखा है कि मुझ में इतनी क्षमता है कि मुझे जो काम दिया जाए वो काम मैं पूर्णतः करती हूँ। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि मुझे मेरे काम के आधार पर आगे। फरोग इंसानी वसाइल की वजीर स्मृति ईरानी की तालीमी लियाकत के मामले पर लेफ्ट ने भी एतराज जताया है। सीपीआई लीडर अतुल अंजान का कहना है कि स्मृति ईरानी के जरिए 2 मुख्तलिफ हलफनामे के मामले को इलेक्शन कमीशन को संजीदगी से लेते हुए इस समत कार्रवाई करनी चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी की पसंद ही ऐसी है कि इस तरह के लोगों को इस तरह का विभाग दिया जाए तो उसको क्या कहा जा सकता है। वैसे भी आज के दौर में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस देश के शिक्षा मंत्री थे, उनसे क्या जरूरत है तुलना करने की। और आज के जमाने में अगर डिग्रियों का ऐसा खेल है, पूरा मामला यहाँ आके खड़ा होता है कि चुनाव आयोग के सामने ये कठिन चुनौती है कि चुनाव आयोग तमाम तरह के कागजात भरवाता है और ये एफिडेविट हलफनामा होता है कि आपने कितनी शिक्षा ग्रहण की है। एक हलफनामा और दूसरे हलफनामे में अगर बड़ा जबरदस्त परिवर्तन है तो मेरे ख्याल से चुनाव आयोग को इस पर गंभीरता से काम करना चाहिए। और अगर चुनाव आयोग इस विषय पर काम नहीं कर सका तो चुनाव आयोग की सार्थकता को भी लोग प्रश्न चिन्ह लगाएंगे और चुनाव आयोग एक जिसका जलाल रहता है वो जलाल भी खत्म हो जाएगा।
वज़ीर खारजा जॉन केरी ने हिंदुस्तान की वज़ीर खारजा सुषमा स्वराज से फोन पर बात की। जॉन केरी ने वज़ीर खारजा सुषमा स्वराज को मुबारकबाद पेश की और हिंद अमरीका मुआहदे को दोबारा मुस्तहकम बनाने की जरूरत पर जोर दिया। इस बातचीत के दौरान अमरीका हिंद के दरमियान बाहमी तिजारत के मौजूदा $100 अमरीकी के मुआहदे को $500 अमरीकी तक बढ़ाने की उम्मीद जताई गई। हिंदुस्तानी वज़ारत खारजा ने केरी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अमरीका के साथ बेहतरीन रिश्ते बरकरार रहेंगे। अमरीकी वज़ीर खारजा जॉन केरी की जानिब से वज़ीर खारजा सुषमा स्वराज को किए गए फोन का बीजेपी ने खैर मकदम किया है। बीजेपी लीडर सुधांशु त्रिवेदी ने इसे एक मुस्बत कदम करार दिया। त्रिवेदी का कहना है कि मोदी हुकूमत वाजपेयी हुकूमत की खारजा पॉलिसी को आगे जारी रखेगी। देखिए, कोई भी देश जो कि हमारे साथ अच्छे संबंधों की पहल करना चाहे, भारत उससे अधिक गर्मजोशी से उसका उत्तर देने के लिए तैयार है। उसी संदर्भ में यदि अमेरिकी विदेश मंत्री सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन केरी ने भारत की विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज से कोई संपर्क साधा है तो यह एक सकारात्मक संकेत है और हम ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि जैसे पिछली वाजपेयी जी की सरकार में हमने तमाम देशों के साथ बहुत बेहतरीन कूटनीतिक संबंध बराबरी के आधार पर और अपने हितों को सुरक्षित करते हुए रखने में सफलता प्राप्त की थी, मोदी जी के नेतृत्व में हम उसी प्रकार से शानदार कूटनीति का परिचय देते हुए भारत के हितों की सुरक्षा करते हुए और बेहतरीन दोस्ताना संबंध अमेरिका सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ बनाने में सफल होंगे। सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी ने खम्मम जिले में ज़ेरे-आब आने वाले मंडलों को आंध्र प्रदेश में शामिल करने से मुतालिक ऑर्डिनेंस को हरी झंडी दिखा दी है। आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून 2014 में तरमीम करते हुए मोदी हुकूमत की जानिब से रवाना करदा इस ऑर्डिनेंस को सदर जमहूरिया ने मंजूरी दे दी है। ऑर्डिनेंस की मंजूरी के साथ खम्मम जिले के 5 मंडल मुकम्मल तौर पर और 2 मंडल जुजवी तौर पर आंध्र प्रदेश में शामिल हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि 1 मार्च को उस वक्त की मनमोहन सिंह हुकूमत की जानिब से की गई तरमीम को मंजूरी देते हुए मोदी हुकूमत ने सदर जमहूरिया हिंद को ऑर्डिनेंस रवाना किया था। महाराष्ट्र के जिला नागपुर के इलाके तेल गांव में एक एसी बस में आग लग गई। इस हादसे में 5 अफराद हलाक और 15 शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। गुजरात के शहर सूरत में टेक्सटाइल मार्केट आर्चिड टावर में लगी भयानक आग को बचाने के लिए फायर ब्रिगेड को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। आतिशबाजी की वजह से करोड़ों का नुकसान बताया जा रहा है, ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। बताया जाता है कि ये आग सुबह 10 बजे लगी थी। पूना खुम्बारिया रोड पर सरदार मार्केट के रूबरू वाक़े ये इमारत 12 मंजिला है और इसकी 4थी मंजिल पर ये आग लगी। ये पूरी की पूरी इमारत आग को बुझाने के लिए 170 से ज्यादा फायर फाइटर्स और 80 फायर व्हीकल्स को तलब किया गया था। साबिक वजीर बराए अक़लियती उमूर के रहमान खां का कहना है कि उन्हें शुबा है कि बीजेपी हुकूमत तारीख को बदलने और एक खास फिलॉसफी को थोपने की कोशिश कर सकती है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो यह कदम मुल्क के लिए खतरनाक होगा। तारीख को बदलाने की कोशिश होती है, बच्चों को एक किस्म की एक जहन की तरबियत देने की कोशिश करते हैं। ये तो रहा है, हमारा शक है, वो ना करें, मैं खुश हूं। अगर हमारा शक है कि ये कोशिश कहीं ये ना हो, इस मकसद से ना लाया गया हो कि कहीं ना कहीं इसका कंट्रोल कहीं ना कहीं है, जो पर्पस ये अचीव करना चाहते हैं, तारीख को बदलना, उनके बच्चों के ज़हनों को बदलना, एक पर्टिकुलर फिलॉसफी को प्रमोट करना। अक़लियती उमूर की मरकजी वजीर नजमा हिप्तुल्लाह के रिजर्वेशन से मुतालिक बयान का कोलकाता के शाही इमाम मौलाना नवाजुर रहमान बरकती ने खैर मकदम किया है। मौलाना का कहना है कि अक़लियती वजीर के बयान की तह में जाना जरूरी है। अगर यकसा मौक़े और मजमूई तरक्की को यकीनी बनाने की बात की जा रही है तो इसका खैर मकदम किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि यकसा हुकूक के सिलसिले में मुसलमानों को आगे आना चाहिए। जो कुछ कहा है, हम समझते हैं कि हम अगर मेन स्ट्रीम में रहकर अपना काम करें और हमारा मुतालबा पूरा हो जाए, हमारा मकसद जो है
वो पूरा हो जाए। का अगर हम डिमांड करते हैं तो रिजर्वेशन से मेरा मसला बिगड़ा है बजाय सुधरने के। अगर हमें बगैर रिजर्वेशन के हमारे मुतालबात पूरे हो जाएं, जिस जरिए से भी अगर तो हमने कल भी नहीं कहा कि हम भेदभाव में रहना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि हम मिलकर रहें, एक साथ रहें। तो अगर हमारा मसला नजमा हिब्तुल्लाह जिस थ्योरी से हल करना चाहती, उसी थ्योरी से हमारे नौजवानों को मसला हल कर दें, उनको 10% 12% नौकरी का इंतजाम कर दें। यही तो शाही इमाम का हमेशा मुतालबा रहा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुख करेंगे कुछ और खबरों का। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक मरकजी वजीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के दरमियान हुई मीटिंग का खैर मकदम किया है। वो आज श्रीनगर में यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक इजलास से खिताब करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उम्मीद जताई कि ये मीटिंग दो मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए संगमेल साबित होगी। रिलेशन अच्छी बात हुई, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी मुलाकात हुई है दिल्ली में, और हम उम्मीद यही करते हैं कि ये मुलाकात आगे चलेगी और जितने भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मसाइल हैं उनको सुलझाने की कोशिश की जाएगी। राजनाथ सिंह ने आज वजीर दाखिला का ओहदा संभाल लिया है। इस मौके पर वजारत दाखिला के अमले ने राजनाथ सिंह को मुबारकबाद पेश की। टीम मोदी के एक और महारथी वीके सिंह ने आज अपना ओहदा संभाल लिया। उन्होंने वजीर बराए फरोग शुमाल मशरक़ी इलाके का ओहदा संभालते हुए कहा कि मुतल्लिका खित्ते की तरक्की उनकी पहली तरजीह है। डेवलपमेंट डोनर का चार्टर है, किस प्रकार उस इलाके को बाकी देश के साथ जोड़ना। डोनर का चार्टर है, वहां पर किस प्रकार कारखाने लगे, उद्योग बढ़े, वहां का जो गृह उद्योग है उसको कैसे बढ़ावा मिले। और एक तराई के साबिक चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा को वजीर आजम नरेंद्र मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। नृपेंद्र मिश्रा 1967 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं। मिश्रा को ऑर्डिनेंस के जरिए वजीर आजम का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। कांग्रेस ने ऑर्डिनेंस के रास्ते से मिश्रा को प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाने पर सवाल खड़ा किया है। कांग्रेस का कहना है कि अपने प्रिंसिपल अफसर को बहाल करने का इख्तियार वजीर आजम को हासिल है। ताहम कानून में बदलाव करके नृपेंद्र मिश्रा को बहाल करना कई सवालों को जन्म देता है। कांग्रेस लीडर राशिद अलवी ने कहा कि एक खास शख्स के लिए ऑर्डिनेंस का सहारा लेने के सबब ही शकूक शुबहात पैदा हुए हैं। किसे रखते हैं ये उनका इख्तियार है, लेकिन एक ऐसा अधिकारी जो कानून के मुताबिक नहीं बन सकते थे, कानून को बदल के ऑर्डिनेंस जारी करके उनको बनाया गया, बहुत सारे सवालात खड़े कर देता है, बहुत सारे शक पैदा कर देता है। वही आदमी क्यों जरूरी है? इस देश के अंदर कोई कमी नहीं है अधिकारियों की, तो इनको लाना कानून को बदल के एक कंट्रोवर्सी खड़ी कर रहा है और बहुत सारे शक पैदा कर रहा है। सीपीआई के लीडर गुरुदास दास गुप्ता ने भी नृपेंद्र मिश्रा को वजीर आजम नरेंद्र मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाए जाने को अफसोसनाक करार दिया है। Mishra, he was involved in all the right and wrong doings of the telecom ministry and the council of which was the chairman, Telecom Commission. He was involved. A person with such a credential has been taken to be the chief of the PMO. He is unfortunate. मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने तंबाकू मसनूआत पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स आयद करने की बात कही है। डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि तंबाकू मसनूआत पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स आयद करना कौम और समाज के मफाद में है।
हर उस दूसरे व्यक्ति को जो सिगरेट का, तंबाकू का या तंबाकू से जुड़े हुए किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है उसको प्रेरित करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि तंबाकू या सिगरेट का इस्तेमाल का मतलब है केवल मौत। और मैं ये समझता हूं कि तंबाकू और तंबाकू से जुड़े हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इन पर जितना ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाया जाए वो देश हित में है, समाज हित में है, उन लोगों के हित में भी है जो तंबाकू के साथ किसी भी रूप में जुड़े हैं। यूपी के बदायूं में 2 कमसिन लड़कियों की इज्तिमाई इस्मत रेजी और कत्ल को कौमी ख्वातीन कमीशन ने आज खुद नोट लिया है। कमीशन के मुताबिक मामले की तहकीकात के लिए एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई है जो मकाम का दौरा करेगी। कमीशन के सरबराह ममता शर्मा का कहना है कि एक्शन टेकन रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है जिसके बाद ही कोई इकदाम उठाया जाएगा। शर्मा ने बताया कि इस्मत रेजी मामले में किसी गिरफ्तारी की अभी तक कोई इत्तला नहीं है। अगर लोगों के मन में, क्रिमिनल के मन में खौफ नहीं है तो लगता है कि ब्यूरोक्रेसी और पुलिस में कहीं ना कहीं कमी है और उनको डर नहीं लगता है पुलिस से कि अगर मैं पकड़ा जाऊंगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि इस विमेंस कमीशन की जिम्मेदारी बनती है, इसमें हम टीम भेजेंगे। सो मोटो इमीडिएटली टुडे वी विल बी सेंडिंग फॉर्मिंग कॉन्स्टिट्यूटिंग वन टीम। ऑफकोर्स आई विल बी डिस्कसिंग विद माय चेयरपर्सन एंड विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू सी दैट द एक्यूज्ड जो लोग हैं उनको पकड़ा जाए और जल्द से जल्द उनको जो ये है पनिशमेंट दी। और वो जो पीड़ित लड़की है उनकी फैमिलीज को एक बहुत ही मेंटल एंड इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने आंध्र प्रदेश के गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात की। असद अवैसी ने किशनबाग वाकयात की अदालती जांच में तेजी लाने का मुतालबा किया। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि किशनबाग वाकयात में एक मखसूस तबके को निशाना बनाया गया और इसी तबके के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। असद अवैसी ने किशनबाग में फायरिंग करने वाले पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया है। मुजफ्फरनगर फसाद के एक मुतासिर आदिल नामी शख्स ने कल जिला मजिस्ट्रेरियट के दफ्तर के रूबरू खुदकुशी की कोशिश की। मुतासिरा शख्स ने जिला मजिस्ट्रेरियट के दफ्तर के रूबरू खुद पर डीजल डाल लिया लेकिन वहां तैनात पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए आदिल को खुदकशी करने से रोक दिया। आदिल का कहना है कि 5 लाख का मुआवजा दे जाने की फहरिस्त में अपना नाम ना पाकर उसने दिलबर्दाश्ता होकर ये कदम उठाया है। मुझे 5 लाख रुपए का मुआवजा चाहिए। मैं तो जो है ना डीजल डाल के अपना आत्महत्या करना चाहता था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। एडीएम के पास भी, डीएम के पास भी मैं एप्लीकेशन देता एसडीएम जेपी गुप्ता के पास भी थक चुका हूँ। सब अपात्र घोषित कर रहे हैं लेकिन मुझे नहीं पता अपात्र मैं कैसे हूँ, जबकि राशन कार्ड भी है मेरे पिताजी का और राशन कार्ड पे घर भी अलग है, दर भी, चूल्हा भी, सब कुछ अलग है, फिर भी मुआवजा नहीं दे रहे। 5 लाख की राशि 25,000 रुपए मुझे मिल भी चुके हैं। जब मुझे 25,000 रुपए दे दिया है तो मैं पात्र कैसे नहीं हूँ सर, आप ही बताइए। मोहम्मदपुर आई सिंह बुढ़ाने के पास में 8 किलोमीटर है बुढ़ाने से। सीबीएसई 12वीं जमात के नतायज का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में सार्थक अग्रवाल सरफहरिस्त रहे हैं। इम्तिहानात में शानदार कारकर्दगी पर सार्थक अग्रवाल को मुबारकबाद पेश की गई और इस मौके पर तलबा ने आपस में मिठाइयां तकसीम की। रिजल्ट का इतना मेरे को वो नहीं था जितना मेरे को हार्ड वर्क मैंने अपना पूरा सीबीएसई में किया था। मैं उसमें बहुत खुश था कि मेरे एग्जाम जो हुए थे जैसा मैं अपना बेस्ट कर सकता था उस समय अपना बेस्ट किया और वही मेरे लिए रियल रिजल्ट हुई है कि मैंने अपना बेस्ट दिया जो मैं कर सकता था। मेरे टीचर्स के एफर्ट से सबसे रिजल्ट इट वॉज इम्पोर्टेंट बट मेन मेरा था कि जो मेरा हार्ड वर्क जो था वो सारा रिजल्ट का श्रेय किसे लगे इसका फर्स्ट ऑफ ऑल गॉड ऑलमाइटी, विदाउट हिम नथिंग कुड बी पॉसिबल। सेकेंडली एंड ऑन पार आई वुड लाइक टू से माय टीचर्स, माय पेरेंट्स एंड हिंदुस्तान के नए वजीर आजम की काबीना उनके मिजाज की अक्कासी कर रही है। मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज को नजरअंदाज करके नजमा हेपतुल्लाह को अहम जिम्मेदारी सौंप कर मोदी ने इशारा दे दिया है कि वो अलग अंदाज से सोच रहे हैं। मुस्लिम दानिश्वर उसे अपनी जाविये से देख रहे हैं। तुम जो हारोगे तो अपने भी दुहाई देंगे, जीत जाओगे तो सब लोग बधाई देंगे।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की गैर मामूली कामयाबी, मुस्तहकम पेशरफ्त, फिक्र और तर्ज अमल ने उनसे इख्तलाफ रखने वाले लोगों को भी बहुत कुछ सोचने और गौर करने पर मजबूर कर दिया है। काबीना की तश्कील के दौरान जिन चेहरों को नजरअंदाज किया गया और जिन लोगों को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, उनसे ये वाज़ेह होता है कि नई हुकूमत का हर कदम मोदी के मिजाज का अक्कास है। उनकी कैबिनेट को अगर आप माइन्यूटली देखें तो उसमें लगता है कि उसके अंदर उन्होंने अपने मिजाज को रिफ्लेक्ट कराया है। मतलब अगर उनको माना जा रहा है कि वो एक वर्कहॉलिक हैं, उनको माना जा रहा है कि वो बहुत नो नॉनसेंस टाइप बिजनेस लाइक काम करने वाले आदमी हैं, तो मेरे ख्याल से क्रेडिबिलिटी के लोगों को तलाश किया जाना ये एक अच्छा अमल है। ये बात वाज़ेह तौर पर कही जाती रही है कि मोदी आरएसएस के प्रोडक्ट हैं और बेशतर मौकों पर मुस्लिम मसाइल, बिलखुसूस मुस्लिम रिजर्वेशन के मामले पर उनका मौक़िफ़ मुस्बत नहीं रहा। लेकिन वज़ीर आज़म हिंद के अहम मनसब पर फायज होने के बाद मोदी की शख्सियत, मिजाज और जिम्मेदारियों का तजाद कहीं न कहीं दुश्वारियां और मसाइल तो पैदा करेंगे ही। मोदी आरएसएस की क्रिएशन है, इस पर कोई बहस नहीं थी, उन्होंने भी नहीं की, और वो ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, इस पर भी कोई बहस नहीं। और शायद ये वो मैजिक था जो उनके फेवर में बहुत ज्यादा वर्क कर गया, जिसने बहुत से बैरियर्स तोड़ दिए और वोटों का जो केमिस्ट्री और इक्वेशन था इस वजह से टूटा। लेकिन इसी कॉम्बिनेशन को मैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला भी मानता हूं। मतलब जिस दिन वो रिजर्वेशन की मुआफकत में खुलकर बात करेंगे तो आरएसएस के लिए वो इनकन्वीनियंट बनेंगे। काज़मी मानते हैं कि अक़लियतों, बिलखुसूस मुसलमानों को नई हुकूमत के इस्तक़बाल के साथ साथ मुकम्मल ताउन भी करना चाहिए और ये एहसास भी दिलाना चाहिए कि अक़लियतों को साथ लिए बगैर मुल्क की तरक्की को यकीनी बनाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ईटीवी न्यूज़, लखनऊ। फरीज़े हज की अदायगी के दौरान भीख मांगने के मकसद से सऊदी अरब जाने वाले आज़मीन के खिलाफ की गई सख्त कार्रवाइयों के बाद इस साल बंगाल से जाने वाले आज़मीन की तादाद में नुमाया कमी आई है। मगरबी बंगाल हज कमेटी ने इसे अहम चैलेंज के तौर पर कबूल किया था। रियासती कमेटी का कहना है कि इससे अब बंगाल की शबी दुरुस्त करने में मदद मिलेगी। मगरबी बंगाल में हज ऑपरेशन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आज़मीन के लिए पासपोर्ट बनाने के साथ साथ आज़मीन हज की तरबियत के लिए रियासत के मुख्तलिफ अजला में तरबियती कैंप मुनक्किद किए जाएंगे, जिसके लिए ट्रेनर के तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में आया। हज यात्रीদের আমাদের ট্রেনিং দেওয়ার পরিকল্পনা আছে। যারা ট্রেনিং দেবে তাদেরকে বিভিন্ন জেলা থেকে আমরা সিলেক্ট করেছি। সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের জেলা থেকে ট্রেনিং এখানে নিতে এসেছে। আজকে ট্রেনিং হয়ে যাওয়ার পরে ওরা জেলাতে যাবে। इमसाल मगरबी बंगाल से आज़मीन की 9,600 दरख्वास्तें जमा हुई हैं, जो पिछले साल के मुकाबले कम तो है, ताहम हज कमेटी ने तादाद में कमी पर इत्मीनान जाहिर किया। कमेटी के मुताबिक 2 साल कबल हज के दौरान सऊदी हुकूमत ने 22 आज़मीन के ग्रुप को गिरफ्तार किया था, जो भीख मांगते हुए पकड़े गए थे। इन तमाम का ताल्लुक मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से था। आलमी सतह पर बंगाल के आज़मीन पर नुक्ताचीनी हुई थी, जिसके बाद मरकजी हज कमेटी ने ऐसे आज़मीन पर रोक लगाने के लिए कई इक़दाम किए। रियासती सतह पर भी इन आज़मीन पर सख्त निगरानी रखी गई। हज कमेटी ने तादाद में कमी को इसी कार्रवाई का नतीजा बताया। 300-350 জন যেত প্রতি বছরই, এবছর আমরা নীল করে দিয়েছি, যে কারণে আমাদের প্রায় 100-150 হাজি গত বছরের তুলনায় কমে গেছে। বললাম ভিখারিরা যেতে পারছে না 300-350। এবছরের মিটিংয়ে আমরা তো হজ কমিটির মিটিং বম্বেতে গেলাম বা দিল্লিতে গেলাম, ওই কথাটাকে উল্লেখ করেনি। लोकसभा इंतखाबात के बाद पासपोर्ट की फराहमी में हो रही ताखीर के बाद हज कमेटी ने आइंदा माह से पासपोर्ट कैंप मुनक्किद करने का भी इरादा जाहिर किया है। ईटीवी न्यूज़, कोलकाता। आईपीएल के बाद टीम इंडिया का शेड्यूल काफी मसरूफ रहेगा। पहले बांग्लादेश के खिलाफ 3 वनडे मैचेस हैं। उसके बाद धोनी एंड कंपनी इंग्लैंड दौरे पर जून के तीसरे हफ्ते रवाना होगी। दोनों ही दौरे के लिए सेलेक्टरों ने टीम का इंतखाब किया है। इन टीमों में रोबिन उथुपा, गौतम गंभीर की वापसी हुई है, तो कुछ नए चेहरे को भी शामिल किया गया है। बांग्लादेश और इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया चुन ली गई है। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम इंडिया की कमान धोनी और विराट कोहली की गैर मौजूदगी में सुरेश रैना संभालेंगे। मजे की बात यह है कि एशिया कप में सुरेश रैना टीम में जगह बनाने में भी कामयाब नहीं हुए थे, मगर वक्त ने उनकी झोली में टीम इंडिया की क़यादत डाल दी। आईपीएल में शानदार मुजाहरा करने का इनाम रोबिन उथप्पा को मिला और उनकी वापसी टीम में हुई है। वृद्धिमान साहा को नेशनल ड्यूटी के लिए सिलेक्ट किया गया है।
जम्मू कश्मीर के हरफन मौला खिलाड़ी परवेज रसूल को भी वनडे टीम में जगह दी गई है। महाराष्ट्र के बल्लेबाज केदार जाधव और गुजरात के गेंदबाज अक्षर पटेल को भी घरेलू मुकाबलों में और आईपीएल में अच्छा मुजाहरा करने का सिला मिला है। केदार जाधव ने रणजी ट्रॉफी में जुमला 1223 रन बनाए थे। बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया 3 वनडे खेलेगी। बांग्लादेश दौरे के लिए सिलेक्टरों ने धोनी, कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा, अश्विन, जडेजा और मोहम्मद शामी को आराम दिया है। वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया इस तरह है। इंग्लैंड दौरे के लिए टीम में गौतम गंभीर की वापसी हुई है। 32 साल गौतम गंभीर ने इंग्लैंड के खिलाफ ही 2012 में आखिरी टेस्ट खेला था। उसके बाद खराब फॉर्म के सबब उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया था, मगर घरेलू सीजन और आईपीएल में धमाकेदार मुजाहरा करके उन्होंने सिलेक्टरों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ही ली। टेस्ट टीम के लिए 18 रुकनी टीम इंडिया में गौतम गंभीर के साथ साथ तेज गेंदबाज पंकज सिंह और स्टीवेट बिन्नी को भी जगह दी गई है। 26 जून से 7 सितंबर तक इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया 5 टेस्ट और 5 एक रोजा मैचों के अलावा 1 T20 मैच खेलेगी। टीम इंडिया का पिछला इंग्लैंड दौरा किसी बुरे ख्वाब से कम न था। 2012 दौरे पर टीम इंडिया को इंग्लैंड ने चारों खाने चित करते हुए सीरीज के चारों टेस्ट मैच में शिकस्त से 2-4 कर दिया था। धोनी उस रिकॉर्ड को भुलाकर इस सीरीज में कामयाबी की पूरी कोशिश करेंगे। 18 रुकनी इस टीम में महेंद्र सिंह धोनी, गौतम गंभीर और ईशांत शर्मा को ही इंग्लैंड में खेलने का तजुर्बा है। इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया इस तरह है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।